हेलो दोस्तों, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी अ टीचर पर। आज हम सीटेट का पेपर 2 सोशल साइंस का हल करेंगे जो 2018 में हुआ था। इसमें सेट आते हैं, आप चाहें तो आंसर की से चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया हुआ है। हम प्रैक्टिस करेंगे पेपर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल रहेगा और जिनका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है दोनों के लिए ही यूज़फुल होगा। अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आपके जो साथी हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए फिर ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट फॉर सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरीफेरीज और एक्सट्रीमिटीज़ डिनोट्स द, मतलब शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि के अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। तो विकास दो तरह का होता है, एक तो होता है जो अंदर से बाहर की होगा, जैसे दिल से हाथ पैर सब की तरफ होगा, और एक होता है सिर से पैर की तरफ। उसको तो सिर से पैर की तरफ होता है और एक केंद्र से बाहर की ओर होता है। दो तरह का विकास होता है। तो यहाँ पे केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर पूछा है, तो केंद्रीय भाग से परिधि की जो विकास होगा उसको कहेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और जो सिर से पैर की तरफ होता है उसको सिफोलोपोडल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, इस विकास को कहा जाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरह का विकास होता है, एक केंद्र भाग से परिधि या और एक सिर से पैर। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जो सिर से पैर की ओर होता है वो सिफोलोपोडल कहलाता है, और जो केंद्र भाग से होता है, मध्य भाग से होता है, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। बस इतना ही समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, मतलब स्कूल बच्चे के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यानी प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू जॉइन अ टीचर fraternity and choose to dress like most of the others in your group, you are exhibiting, यानी जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस चीज़ का? तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं कन्फॉर्मिटी, यानी समूह की अनुरूपता। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजेस डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो मतलब किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है एक्चुअली आपके सेंसरी मोटर, जैसे सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। उसमें क्या है, बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व, जैसे आपने उसको कोई खिलौना वो जिससे खेलता है उसको छुपा दिया, तब भी उसके दिमाग में रहता है कि वो खिलौना कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करता है, वो है अभी। ये इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व, उसके दिमाग में वो चीज़ बस जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसको हम कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिटवीन मंथ ऑफ एज चिल्ड्रन ब्रिंग टू
कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग, मतलब कितने महीनों तक के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते। तो जिनके बच्चे होंगे उन्होंने तो ये चीज़ नोटिस की होगी, लेकिन नहीं है वो भी जान लिए है 18 से 24 महीने, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच बच्चे छोटे छोटे वाक्यों बोलना शुरू कर देते हैं शब्दों को मिलाकर। जैसे 2 वाक्य को मिलाकर मम्मी पानी, ऐसे करके और छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर बनाना शुरू कर देते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय, यानी बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि लब्धि यानी IQ की अवधारणा किसने दी थी? IQ की अवधारणा जो दी थी वो थी स्टर्न ने। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, IQ, ठीक है। और सिर्फ बुद्धि की बात आए तो विनय। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd। यहाँ IQ जो इंटेलिजेंस टेस्ट इसको कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ, यानी सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मकता यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, तो सृजनात्मकता जहाँ शब्द आ जाए, सृजनात्मकता, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ विविध सोच लिख दिया है। हिंदी में कई बार अलग अलग ऑप्शन, मतलब अलग अलग तरीके से लिख देते हैं, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हिंदी समझ नहीं आए तो इंग्लिश की हेल्प लेनी है, और इंग्लिश में एक ही वर्ड रहता है। ठीक है, इंग्लिश में चेंज नहीं होगा, हिंदी में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल, यानी किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ये बताया जाता है ध्वनि संबंध, क्योंकि ध्वनि संयोजन को ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत ही बताया जाता है। जैसे फोनोलॉजिकल, इंग्लिश में बोलेंगे फोनोलॉजिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जहाँ सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो वो कहलाता है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, यानी भाषा निर्धारित। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द malfunction based on his experiences with the symptoms he uses, मतलब अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वह उपयोग करता है, किस चीज़ का उपयोग करता है वो? यहाँ रवि उपयोग करता है अपने अनुमानी विधि का, अपना अनुमान लगा के, यानी ह्यूरिस्टिक अनुमान विधि इसको कहेंगे, और खोज विधि भी कहेंगे, खोज विधि। ठीक है, यहाँ हिंदी में अनुमानी लिखा है और खोज भी लिख के आ सकता है, तो आप समझ लीजिए खोज भी लिख के आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम सिर्फ उतने वर्ड तो समझ ही लें, बल्कि उनसे रिलेटेड और जो वर्ड होते हैं उनको भी समझ लें। आप प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से कर लेंगे ना सारे, तो आप पास तो हो ही जाएंगे। कम से कम पढ़ाई की है अच्छे से, तब तो मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल ईजिली। शी इज़ यूजिंग, मतलब दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। तो वह उपयोग करती है, मतलब वो कोई काम करने से पहले उसको क्या छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो एक्चुअली इसको कहेंगे सब गोल एनालिसिस, यानी कि उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। यानी पहले उसने कार्यों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और किस चीज़ को बाद में करना है, धीरे धीरे करके वो कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 13 है सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, यानी पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो यह कथन क्या बताता है? तो यह बताता है
कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मेकिंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, यानी ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ जो हैं वो किस चीज़ के उदाहरण हैं? तो एक्चुअली ये सब जो उदाहरण हैं वो है अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की ये गणन विधि है, यानी स्कोरिंग, ये है स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता किस चीज़ में करता है? तो वो सहायता करता है शिक्षकों की शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका शिक्षण अधिगम विधियों के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यानी इसका जो सेकंड ऑप्शन है ना, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, यानी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो समावेशी शिक्षा है वो किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? तो एक्चुअली वो होती है समता एवं समानता, यानी इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनैक्ट इन द ईयर, यानी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष है ना वो किस सन में लागू किया गया था? तो एक्चुअली ये हुआ था 2016 में। 2016 में ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिल्ड्रन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स, मतलब व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक कैसे हों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ट्रेंड टू यूज़ डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, यानी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, मतलब वो किसी भी तरीके से किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो कई तरीक़ों से वो पढ़ा सकें ताकि हर बच्चे की समझ में आ सके। अब क्वेश्चन है 19, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019 एंश्योर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम, मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, तो उसमें कितनी एज तक के लिए बताना है आपको? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6 से 18 वर्ष। ये यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ये दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ के आपको टिक करना है, अदरवाइज ऐसे ही मार्क्स चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन असेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज, मतलब विविध अधिगम के लिए सुरम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से, यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा, यानी स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, ये किस में अंतर्निहित हैं बताइए? तो एक्चुअली ये जो अंतर्निहित हैं वो हैं आपके संज्ञान बोध में, यानी मेटा कॉग्निशन जिसको कहेंगे, संज्ञान बोध, उसमें ये अंतर्निहित हैं। क्वेश्चन 22 है, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट
द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इट इज़ कॉल्ड। यानी जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एक्चुअली ऑप्शन नंबर 4 यानी कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त सोच। जो कंक्रीट मटेरियल होते हैं उनके बारे में सोच वो उसे होते हैं कंक्रीट थिंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 है टीचिंग लर्नर्स आर varying levels of difficulty based on the ability of individual learners is known as। यानी अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। तो अधिगमकर्ताओं को विभिन्न क्षमताओं के आधार पर कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए जो पढ़ाए जाते हैं, यानी टीचिंग लर्नर्स एट varying levels of difficulty based on the ability of इंडिविजुअल लर्नर्स इज नॉन एज। तो इसे जाना जाता है विभेदी अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। यानी प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी जनरलाइजेशन या फिर सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है ज़ोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर। तो इससे पहले मैंने पेपर में बताया था कि जहाँ ज़ोंग का नाम आ जाए ना और वहाँ संज्ञान और भाव के बारे में पूछा जाए तो उनके अनुसार है संज्ञान और भाव स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, और इनका नाम नहीं आता है तो एक दूसरे से अंतर संबंधित या अंतर्निहित माने जाते हैं, संज्ञान और भाव या संवेग। ठीक है, तो जनों का नाम स्पेशली करके जब वो लिख रहे हैं तो आपको स्वतंत्र पे टिक करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 26 अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय demonstration of a task to concrete the performance of an already learned task he is using dash method of teaching। मतलब पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है तो वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो एक्चुअली वो शिक्षण की प्रयोग कर रहा है प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है अकॉर्डिंग टू मन एंड जीन्स डिसीजंस मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम लिस्ट द अल्टरनेटिव्स एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स। यानी मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं तो उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या करता है उनका व्यवहार प्रस्तुत? वो करता है विजिलेंट। विजिलेंट यानी सतर्क। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एवेलुएट्स द ट्रुथ और लाइकलीहुड और स्टेटमेंट्स। यानी एक समस्या सुधारक बच्चा है विचार के आधार पर, मतलब डैश के विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो जो समस्या सुधारक बच्चा है वो करेगा, वो लॉजिक लगाएगा तार्किक विचार के आधार पर कि भाई ये चीज़ है तो क्यों है, तभी वो समस्या सुधारक बच्चा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉइंग देमसेल्व्स इज नॉन एज। यानी जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एक्चुअली उपभोक्ता प्रकार का कार्य यानी कंज्यूमर टाइप टास्क। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है ए मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द सिमुलटेनियस यूज ऑफ विजुअल ऑडिटरी टैक्टाइल एंड डैश सेंस टू एनहांस लर्निंग। यानी बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किस चीज़ का एक साथ प्रयोग किया जाता है? तो वो है, उसको कहेंगे
काइनेस्थेटिक यानी गतिबोधक। ओके, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये सेकंड पार्ट आ गया है सोशल साइंस। जिन्होंने मैथ लिया है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैथ की प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे यहाँ पे मैं अभी सोशल साइंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, वाइंड वेन इज़ यूज्ड फॉर मीजरिंग, मतलब जो बात दिग्दर्शी का प्रयोग होता है वो क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है वायु दिशा। आपने देखा होगा ऐसे बनी रहती हैं जहाँ पे वायु की दिशा मापने के लिए कि किस तरफ वायु की दिशा है, उस हिसाब से जो प्रयोग वगैरह किए जाते हैं वहाँ लगी रहती हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, विंड डायरेक्शन यानी वायु दिशा, बात दिग्दर्शी या विंड वैन। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफियर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, मतलब वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो एक्चुअली वो है बाह्य वायुमंडल यानी थर्मोस्फियर। रेडियो की तरंगें थर्मोस्फियर में जाती हैं, वहाँ से संचरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरी तरल परत तक पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटर मोस्ट लेयर। तो यहाँ बताना है पृथ्वी के अंदर जो 4 परतें होती हैं, सबसे पहली परत का नाम क्या है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है ये वाली नंबर 1, इसको कहेंगे आंतरिक क्रोड। इसका जो थर्ड ऑप्शन है ना, इनर कोर, आंतरिक क्रोड। उसके बाद सेकंड दूसरी परत है वो है बाहरी क्रोड, ये बाहरी क्रोड। फिर थर्ड है परपटी, ये फोर्थ है मेंटल। एक मिनट, आंतरिक क्रोड, ये परपटी कैसे लास्ट में, तो लास्ट में होती परपटी। ओके, तो ये है फोर्थ ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल और परपटी। परपटी इस लास्ट पार्ट को कहते हैं, ये वाला ये होता है परपटी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट और फिर क्रस्ट, मेंटल के बाद क्रस्ट। तो ये इसका जो अंदर से बाहर की तरफ जो क्रम है वो यही फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इज डेपिक्ट्स, यानी जो दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो एक्चुअली ये सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है या बृहत ज्वारभाटा या लघु ज्वारभाटा है। तो एक्चुअली ये नीप टाइड है यानी लघु ज्वारभाटा है। इसको लघु ज्वारभाटा कहेंगे जब पृथ्वी, चंद्रमा ऊपर होता है पृथ्वी के और सूर्य इधर होता है, तो उसको लघु ज्वारभाटा कहते हैं। बृहद ज्वारभाटा जब सूर्य की जगह चंद्रमा होगा तो बृहद ज्वारभाटा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन्स इट बेंड्स एंड फ्लो फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नॉन एज, मतलब जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मुड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं मेंडर। मुड़ जाती है तो ये मेंडर कहलाते हैं। विसर्प कहते हैं, ऐसे ऐसे नदी बड़े मैदानों में प्रवेश करती है तो इस तरह से बनाती है, वो मेंडर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मोस्ट, मतलब वही अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं, जो बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, उस टाइम जो हम किस उसका यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होता है। तो सभी जानते हैं कि ऐसे टाइम में सब वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज़मीन से तो हम कैसे बाढ़ आई है या कुछ और आपदा है तो वायु मार्ग से ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो इसको एयरवे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील्स विथ कॉस्मोपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन
इज कॉल्ड मतलब भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। तो भूगोल की वह शाखा तो वो होगी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ अभिकथन दिए हुए हैं। द सन सेट्स इन गुजरात अबाउट 2 आवर्स आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, मतलब सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है। दूसरा कथन है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये है सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा हमारा गैर परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नॉन एज, मतलब विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का जो प्रजनन है वो क्या कहलाता है। तो मछली पालन, मछली प्रजनन, कुछ भी बोल लीजिए, उसको हम कहते हैं पिसिकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास इज नॉन एज, तो स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ स्थल की बात हो रही है, स्थल है तो हम उसको स्थल संधि कहेंगे यानी स्थमस। ठीक है, यदि जल संधि की बात होती तो वो स्ट्रेट कहलाता। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, तो सभी जानते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, तो जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे बड़ा है वो है एशिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, एट द अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस कंप्राइज ऑफ, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो सामाजिक विज्ञान में जो शामिल है वो है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, मतलब आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो जो आगमनात्मक अधिगम है वो व्याख्यानात्मक शिक्षण का यानी एक्सपोजिटरी टीचिंग का विरोधाभासी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ फिर से कथन दे दिए हैं कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। सेकंड है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो ये इसका ऑप्शन ए तो सही है लेकिन बी गलत है। तो ए सत्य है और बी असत्य है। ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ एन एम्पायरिकल एविडेंस, मतलब अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो जो अनुभवजन्य साक्ष्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, डाटा गैदर्ड इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस। सेकेंड पेज में लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, द मॉडल रेप्लिकस फिजिकल फीचर आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग, मतलब भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो भौतिक विशेषताओं की वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगी तो ज्योग्राफी में ही होंगी, है ना। तो भूगोल में सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार के का स्रोत है। तो स्थानीय समाचार पत्र से जब हम मौसम की जानकारी लेते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, ठीक है, ये द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विच टाइप ऑफ क्लासरूम द स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लर्न अलॉन्गसाइड अदर स्टूडेंट, मतलब सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो इसको कहते हैं हम इंक्लूसिव या फिर समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये कथन किसका है एक्चुअली, तो ये कथन है आपके जीन पियाजे का, जे पियाजे यानी जीन पियाजे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। तो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए, यानी इंगेज स्टूडेंट्स इन डिबेट एंड डिस्कशन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ सेल्फ गाइडेड सेल्फ डिसिप्लिन्ड थिंकिंग विच अटेम्प्ट्स टू रीजन एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इन अ फेयर माइंडेड वाइज वे इज कॉल्ड, मतलब एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं। तो वो कहलाती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। अजंता गुफा के चित्रों में जो रंग इस्तेमाल किए गए थे वो किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। द कलर्स यूज्ड इन द अजंता केव्स पेंटिंग हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। तो वो थे प्लांट्स एंड मिनरल्स यानी पौधे और खनिज, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ लिखी गई थी किस पे लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ हैं वो लिखी गई थी पाम लीव्स यानी ताड़ पत्रों पे, ठीक है, कागज़ तो बाद में बना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे लंबा पीरियड है उसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी पुरापाषाण काल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपके कथन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। तो ये तो सही है, 6 क्लास का आप हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो यही लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते, तो ये भी उसी चैप्टर में है। तो इस जो दोनों कथन हैं वो दोनों ही सही हैं। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले। तो एक्चुअली सबसे बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या में जो नगर मिले हैं वो है गुजरात, ठीक है, यहाँ पे कई सारे हड़प्पा के नगर मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, ऋग्वेद वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो आप सभी को पता है वेद जो लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। ऋग्वेद की बात हो रही है तो संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 59 है, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदास इन द 6th century
वीसी वॉज मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे वो कौन थे? तो वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? तो एक्चुअली बौद्ध के धर्म में बुद्ध धर्म और संघ ये 3 रत्न थे, लेकिन अहिंसा नहीं थी। अहिंसा इनके धर्म में के जो त्रिरत्न थे उसमें नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंसा थी लेकिन अहिंसा नहीं थी। इनके 3 धर्म जो थे वो थे बुद्ध धर्म और संघ, त्रिरत्न जिनको कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जिसको पॉलिटिक्स की जानकारी होगी वो बता देगा। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधानसभा के सदस्य, एमएलए जो होते हैं वो करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एडप्टेड बाई इंडिया। तो इंडिया की जो शासन प्रणाली है वो है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल यानी संसदीय और संघीय। संविधान में भी यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाउ मैनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो वो हैं 84। सेकेंड ऑप्शन 84, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। मतलब भारत में जो अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो वो है आपका राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, एज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो एक्चुअली भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार नहीं है वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। तो अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो अस्पृश्यता है कास्ट यानी जाति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल, द गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 68 है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर। अब राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करता है द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं एमपीज यानी सांसद। 70 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके राष्ट्रपति को, द प्रेसिडेंट। इसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। और भारत की में राज्य का पहला नागरिक, तो राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है राज्यपाल को। देखिए, देश का यानी भारत का पहला नागरिक होगा राष्ट्रपति और राज्य का पहला नागरिक होगा राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद, तो ये जो लोकसभा है वो है 16वीं। ठीक है, 73 है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, तो ये 2018 का पेपर था, हालांकि अभी भी वही हैं, रामनाथ कोविंद। ठीक है, उसी हिसाब से मैं बताऊंगी जो पॉलिटिक्स के आंसर हैं। लेकिन आपको अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ के
और डेली करंट अफेयर सबसे अपडेट रहना है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है, वो है आपके राजनीतिक दलों के नाम, नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये नाम संविधान में नहीं है, ये अलग से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, यानी हु नॉमिनेट्स मेंबर टू द राज्यसभा। तो वो है आपका राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो भारत की संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो ये थे एक्चुअली टी कृष्णामाचारी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टी कृष्णामाचारी। ये भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 78 है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडप्टेड। भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो सभी जानते हैं जब से स्टैचू ऑफ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना है तब से ये चीज़ सभी लोग जानने लगे हैं, और जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा है वो तो पहले से जानते होंगे। तो ये जो रियासतों को एकीकृत करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी निर्णायक की, वो निभाई थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। तो ये हैं आपके केंद्र और राज्य सरकारें, यानी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो सभी जानते हैं ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 82 है इन द 18th century under whom did Bengal gradually break away from the मुगल कंट्रोल। मतलब 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो वो था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसाइड द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूलर। मतलब निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। तो एक्चुअली ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, उसी ने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनके बाद कोई भी वंशज
शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर दैट अवध वाज बीइंग मिसगवर्नड एंड ब्रिटिश रूल्स वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो एक्चुअली ये था आपका लॉर्ड डलहौजी, जिसने झांसी को भी इसी तरह से अपने कब्जे में लिया था कि ठीक से शासन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ब्रिटिश के हाथों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, मतलब धीरे धीरे सारे राज्यों को उसने इसी तरह से लिया है था। फिर है क्वेश्चन नंबर 85, विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो वो थे आपके नाना साहेब। ठीक है, नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, द बेस्ट मेथोलॉजी टू टीच द डैम फैक्ट्री वुड बी। कारखानों के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो कारखानों के विषय में आपको पढ़ाना है तो आपको किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करनी चाहिए। इससे क्या होगा? टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू एन इंडस्ट्रियल प्लांट। चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अब है व्हाट इज एडुसेट। तो एडुसेट क्या है? इस तरह के और भी कई सारे। तो एडुसेट से एक्चुअली जो अभिप्राय है, ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट कह सकते हैं, अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट। इस तरह की और भी कई सारी सैटेलाइट हैं, 2-3 और हैं, उनमें से एक एडुसेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि पंच, वाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो एक्चुअली जो पंचवाणी और बीजक हैं वो आपके कबीरदास जी के, ये इनमें कबीरदास जी के विचारों को संरक्षित किया गया है, पंचवाणी और बीजक। क्वेश्चन नंबर 89 है, द मुरल पेंटिंग फ्रॉम एलोरा केव्स विच सोर्स विष्णु एज नरसिम्हा। द मैन लॉयन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड। मतलब एलोरा की गुफा का एक भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो यह किस काल की कृति है? तो ये है आपकी राष्ट्रकूट पीरियड, यानी राष्ट्रकूट काल की, राष्ट्रकूट काल की ये कृति है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो उपनिषद, वेद, इन सब में जो आस्था रखता है, क्योंकि वेद से ही उपनिषद आए हैं, तो वो है आपका ब्रह्म समाज, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 सेक्शन और बचे हैं, वो भी हल कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से देख लेते हैं, जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी, ऐसे इसमें अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इसके आंसर की तो है नहीं, इसलिए लेकिन सिर्फ लैंग्वेज 1 और 2 में यही अंतर रहता है कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को लिया है तो उसमें थोड़ा लिटरेचर जैसे एक पोएम आ गई और एक सीधा सा कहानी टाइप का अनसीन पैसेज आ जाता है, और सेम यही इंग्लिश में भी रहता है। यदि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चूज़ किया है तो आपको ये प्रैक्टिस अभी इस चीज़ के लिए भी हेल्प करेगी कि एग्ज़ाम पेपर में कई लोग ना गलती कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है मैंने लैंग्वेज 1 में क्या लिया था और कौन सा कॉलम करके आ गए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, इस चीज़ का लिखा रहता है तो उसको आराम से करना है। लैंग्वेज 1 आपका जो भी होगा, हिंदी होगा तो हिंदी, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में आपको एक पोएम रहेगी और एक कहानी टाइप का पैसेज रहेगा, और लैंग्वेज 2 में दोनों ही आपके कहानी टाइप के नॉर्मल से रहेंगे, उसमें एक भी पोएम नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ आपका जो पैसेज है कि भारत 15 अगस्त, ये हम पैसेज पढ़ लीजिए, और पैसेज पढ़ने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 91 क्वेश्चन है कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए।
स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 91 का फोर्थ, उपयुक्त सभी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 92 कि आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। तो आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? देश की जनता ने चलाया था, ब्रिटिश सरकार ने चलाया था। तो यहाँ आप पैसेज पढ़ेंगे तो देश की जनता ने लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया, शुरू में लिखा हुआ है, तो देश की जनता ने। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल कौन सा है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल है वो है आपका समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, विचारों की अभिव्यक्ति भी है, तीनों ही हैं। तो इसका भी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 94 कि आंदोलन का क्या असर पड़ा। तो आंदोलन का असर पड़ा कि सरकार की खुलेआम आलोचना होने लगी। पैसेज में सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे जब। क्वेश्चन नंबर 95 है कि कांग्रेस की क्या मांग थी। तो कांग्रेस की जो मांग थी वो थी कि विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। अब हिंदी तो सबकी जिन लोगों की हिंदी मातृभाषा है या हिंदी का पैसेज तो वो आसानी से कर लेंगे, इंग्लिश में थोड़ा सा समझ लेंगे। हिंदी का पैसेज आप पढ़िए और समझिए, कुछ है नहीं खास इसमें, तो सीधा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए। तो इसमें जो सबसे सटीक और सार्थक वाक्य है आपका 96 का वो ये है कि संघर्ष मनुष्य को निखारता है। फिर है क्वेश्चन 97 कि खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। तो खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है वो है खुलेआम बुराइयां हो रही थी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। ये जो आपको सेंटेंस दिए हैं उनमें आप कहाँ पर दबाव लगाने से ज़्यादा उपयुक्त, ज़्यादा सुटेबल फील करेंगे। तो वो होगा आपका हवाओं का दबाव कम हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन में हवा का दबाव कम हो गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। फिर 98 के बाद फिर यहाँ एक पोएम दी गई है, क्योंकि लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनी है इसलिए यहाँ पे एक पोएम दी गई है। पोएम से क्या है, थोड़ा सा ये लिटरेचर अब हिंदी में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश जिनकी नहीं है बहुत अच्छी है उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके वर्ड थोड़ा सा पोएम के भी नहीं समझ पाते, इसलिए ज़्यादातर लोग लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी ही चुनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ हिंदी की ही प्रैक्टिस कराना बेहतर समझा। फिर है क्वेश्चन नंबर 99 पोएम से है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो संगतकार का मतलब होता है सहयोगी, ठीक है। तो इसमें वो संगतकार के माध्यम से सहयोगी व्यक्तियों के संकेत करना चाह रहा है। तो आपके 99 का ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है कि चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है। तो चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है गंभीर आवाज़, ठीक है। आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंभीर आवाज़। फिर है 101 कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों में खो जा चुका होता है के मायने अंतरे को गाते हुए वह क्या लीन हो जाता है। तो सीधी सी बात है, खो जाना, गाने में खो जाना यानी लीन हो जाना। अब है क्वेश्चन नंबर 102 कि अनहद शब्द में अन जो है उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। तो राख जैसा कुछ गिरता हुआ इसका अर्थ है बुझता हुआ स्वर, बुझता हुआ स्वर। फिर है संगतकार का अर्थ है। तो संगतकार का अर्थ है गायक को बिखरने से बचाने वाला, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 105 कि ढांढस बंधाना। ढांढस बंधाना का अर्थ सभी जानते हैं तसल्ली देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। तो पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, पढ़ना सीखने के लिए
लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, यही ज़रूरी है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, तभी तो हम पढ़ना सीखेंगे। हम किसी चीज़ की रोज प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से क्या, स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न 108 है कि लड़के होकर रोते हो, मतलब यह कथन क्या दर्शाता है? लड़के होकर रोते हो, तो यह कथन जो है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ाने को बाध्य करता है। ठीक है, तो ये कथन आपको भाषा को जेंडर की दृष्टि से, भाई लड़के होकर रोते हो इसका मतलब क्या है? लड़कियां रोती तो लड़कियां हैं ना, लड़के होकर तुम क्यों रोते हो? ठीक है। अब है आपका 109 कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो कहानी में जो है, कहानी में आपके कथानक का होना आवश्यक है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है 110, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए? एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 111 है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? मान लीजिए हम व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, तो हम मैसेज तो हिंदी में लिखते हैं ना, आप कहाँ हो, है ना, आप कैसे हो, लेकिन लिख किस में रहे होते हैं? लिखते तो हम हिंदी में है ना, आप कहाँ हो, कैसे हो, है ना। तो ये क्या है एक्चुअली? है तो ये इंग्लिश, लिपि इंग्लिश की है, लेकिन लिख हम हिंदी में रहे हैं। तो यह बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में, तो आप लिख हिंदी रहे हो और लिपि आप इंग्लिश की यूज़ कर रहे हो, तो इसको रोमन लिपि कहेंगे इंग्लिश की, लेकिन ये बहुत हद तक संभव है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 112 कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। फिर है 113, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? तो इस कथन के बारे में हम ये मानते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 114, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? बताइए। तो अलग अलग तरह की जो सामग्री पढ़ने से के लिए अगर मिलती है किसी बच्चे को, तो उसमें भाषा के विविध संदर्भों में प्रयोग की समझ बनती है, मतलब भाषा को वो कई संदर्भों में प्रयोग कर सकता है। अब आपका 115 क्वेश्चन है कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठ पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो है कि विज्ञान की भाषा को समझाना। भाई बच्चों को जो चीज़ इंग्लिश में समझ ना आए वो हिंदी में, इसलिए उसको हिंदी में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए, तो लेखन क्षमता के आकलन के लिए अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, यानी इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। तो हिंदी के पाठों में जो अन्य भाषा के शब्द हैं उनका अर्थ यही है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, यानी इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन 118 कि आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 119, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 120 है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो एक्चुअली यदि आपकी कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। मान लीजिए वो दृष्टिबाधित हैं तो आप उन्हें टच, फील ऐसे मटेरियल पढ़ाएंगे ताकि वो भी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ जिन्होंने लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश चुना है, वही चुनेंगे ही। आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ की है तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम उसको हल कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेंगे, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद फिर हम इसके 30 प्रश्न पेडागोजी के रहेंगे और पैसेज से रहेंगे, कुछ 1-2 ग्रामर के भी हो सकते हैं, तो उनको हल कर लेंगे। एक्चुअली इंग्लिश पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए इसमें आपको जो सही तरीका वो है कि आप पहले ना क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए कितना बड़ा पूरा पेज का पैसेज है, काफ़ी बड़ा पैसेज हो जाता है, इसलिए इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम पैसेज। ये ऑफलाइन होता है सीटेट का पेपर तो आसान हो जाता है, यहाँ तो बार बार बैक जाना मुश्किल होता है, लेकिन ऑफलाइन में तो आप जा सकते हैं, बहुत आसान है, इतना परेशानी नहीं होगी। तो मैं यहाँ अभी आपको सीधा सीधा आंसर ही प्रोवाइड करा देती हूँ और जितना हो सके एक्सप्लेन करूँगी। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन पेपर पहले प्रीवियस ईयर के हल करा के फिर पढ़ेंगे। जितना टाइम होगा उस हिसाब से आप बताइए किस टॉपिक में आप वीक हैं, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से मैं बनाऊंगी वीडियो फिर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पहले करने का ये तरीका है, करने का मतलब एक्चुअली ये था यहाँ पे कि आप पहले ही प्रीवियस ईयर कर लोगे तो फिर आपको सिलेबस, क्वेश्चन का पैटर्न, सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर डाला। बीच बीच में हालांकि कुछ टॉपिक भी डाले हुए हैं पेपर 1 के, लेकिन फिर भी मैंने फिर सोचा पहले सारे पेपर ही एक साथ कर देती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ेंगे आराम से, जितना टाइम होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो आपका 21 क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड थॉटेड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो थॉटेड का मतलब होता है मानना, राजी होना, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया है, आपको इसका सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका अपोज्ड, ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 122, चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसीडर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो कंसीडर्ड का आपको अपोजिट यानी उल्टा देखना है, ठीक है। तो कंसीडर्ड का आपका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कंसीडर्ड मतलब किसी चीज़ को मानना, ठीक है। तो कंसीडर्ड का उल्टा हो जाएगा रिजेक्टेड, अस्वीकार करना। कंसीडर्ड मतलब स्वीकार करना और अपोजिट हो जाएगा अस्वीकार यानी रिजेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई वाज सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्लानिंग फाउंड टू बी डिफ़िकल्ट। तो ये आपका हो जाएगा ऑटोनॉमी गिवन टू द स्टेट इन द सर्टेन मैटर्स, यानी इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वाज इंडिया फेस्ड विद आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पैसेज आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी वो क्या थी। तो एक्चुअली वो थी लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू वाज नॉट अप्रोप्रिएटली रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 125 का एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन बी cited a exercise in democratic practice in India before independence। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें नन ऑफ द अबव है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। अब है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो इसमें से कंटेक्स्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। द कांग्रेस लीडरशिप वॉज फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 है, वाई वॉज द लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट एक्सेप्टेड। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 128 का भी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम द स्टेट्स वर एक्सर्टेड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट सच स्टेट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ दूसरी पैसेज दे दी है, ये आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुनी है ना, इसलिए यहाँ सीधी सीधी पैसेज दे दी कहानी टाइप की। अपने ये फेसबुक फ्रेंडशिप के बारे में है, इसको आप पढ़ लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके। ठीक है, और फिर हम इसके आंसर करेंगे। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। देखिए काफ़ी बड़ी रहती हैं, यहाँ फिर भी थोड़ा छोटा है ये। तो अब है क्वेश्चन नंबर 130। द चेंज, आई थिंक 129 कर लिया हमने, हाँ कर लिया, ये रह गया। इंडिया वॉज नॉट ओवररन बाय द जापानीज ड्यूरिंग द पैसिफिक वार बिकॉज। तो इसका जो 129 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। यही हमने कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो इसमें नहीं है। तो 129 का आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 30 है, द चेंजिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन विच हैज़ फोर्स्ड यूज टू रीथिंक द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप इज। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन, द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 131, फ्रेंडशिप लीड्स टू हैप्पीनेस, इट इज़ ट्रू। तो ये सही है। येस, रिसर्चर्स हैव प्रूवन दैट फ्रेंडशिप डज लीड टू हैप्पीनेस। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 132, डिड पिगलू सी दिस बुक डिस्कस इंस्टीट्यूशन 2। तो आपका यहाँ होगा यस, पिगलू सीज की जो बुक है उसमें डिस्कशन हुआ है, उसमें भी डिस्कशन हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 133, इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट। मतलब फ्रेंडशिप में क्या क्वालिटी ज़रूरी है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस, इट इज़ मैटर। भाई फ्रेंडशिप में क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। भले आपके फ्रेंड कम हों, लेकिन जितने भी हों ना अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही आवारा दोस्तों से अच्छा है कम दोस्त हों। फिर है क्वेश्चन नंबर 134, एज फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट आर द डिबेट्स अबाउट। इसमें फेसबुक के बारे में बताया गया है कि आजकल फेसबुक पे लोग ऐसे ही बस बिना किसी उसके बनाते जा रहे फ्रेंड्स, उन्हें मैटर नहीं करता कि क्वालिटी है फ्रेंड्स में या नहीं। तो पैराग्राफ एक्चुअली पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, आप समझेंगे चीज़ों को। तो ये जो 134 क्वेश्चन है उसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दे आर सेंटर्ड अराउंड वेदर आवर फेसबुक फ्रेंड्स आर हेल्पिंग अस बिकम मोर और लेस हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका कि द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन द मीनिंग द वर्ड मडल्ड। तो मडल्ड का अपोजिट देखना है आपको। तो मडल्ड का अपोजिट हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 136 कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज़ अ काइंड ऑफ। तो ये आपका पेडागोजी आ गया। तो ये है आपका 136 का टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, अब 137 देख लेते हैं। इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज। तो जब हम कोई दूसरी भाषा सीखने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होगा, हमारे लिए एक असेट का काम करेगा, एन असेट। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 138, नोट टेकिंग इज डन ड्यूरिंग अ लेक्चर। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नोट टेकिंग इज़ डन व्हेन ड्यूरिंग अ लेक्चर। ठीक है, लेक्चर के दौरान ही आपकी नोट टेकिंग
कंप्लीट हो जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 139, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेजेस। तो इसके बारे में सोच रही हूँ, मैंने पीपीटी तैयार करके रखा है, वैसे पढ़ा हुआ है कुछ वीडियो लैंग्वेज के बारे में, लेकिन फिर भी एक और बनाऊंगी जिसमें सारे लैंग्वेज डालूंगी। अभी इसमें कुछ शायद 4-5 लैंग्वेज ही थे, मतलब लैंग्वेज टीचिंग कौन कौन से होते हैं वो मेथड, टीचिंग मेथड है। तो अभी मैं सारे डाल दूँगी इस वीडियो में, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। एक्चुअली इस पेपर से उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं उसको बीच में डालने की सोच रही हूँ। तो वो मेथड जिसमें बिना मदर टंग यूज किए टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है, तो वो हमारी होती है डायरेक्ट मेथड, यानी द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज, तो वो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकली साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज़ नॉन एज। मतलब जो 2 वर्ड होते हैं इनका साउंड और स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन मीनिंग सेम नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? तो जिनका साउंड और स्पेलिंग सेम है वो कहलाते हैं होमोनेम्स, ठीक है, होमोनेम्स। क्वेश्चन नंबर 141 है, लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज़ नॉट नेसेसरी। तो किस लैंग्वेज में वर्ड जरूरी नहीं है? तो वो है इमेजिनेटिव लैंग्वेज, इमेजिनेटिव थिंकिंग में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 142, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, यानी CLT जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ पे रिप्लेस, उसकी जगह पे कौन सी लैंग्वेज रिप्लेस की जा सकती है? तो आपकी वो रहेगी स्ट्रक्चरल टीचिंग, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज देम एज अ होल पर्सन। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है CLL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है, राइट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। तो राइटिंग है ना, स्पीच साउंड का जो राइटिंग फॉर्म होगा वो कहलाएगा आपका ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफ मतलब लिखना, जो लिखने से रिलेटेड है वो है आपका ग्राफ, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, व्हेन अ टीचर यूजेस रियालिया टू टीच वोकेबलरी एंड ग्रामर शी इज़। तो रियालिया का मतलब होता है यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, एक्शन एंड रियल लाइफ सिचुएशन। तो जहाँ रियालिया वर्ड आए वहाँ आपको यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट से टिक करना है, ठीक है। तो वो आपका रियालिया मतलब होता है रियल, ओके। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 है, अ पोम हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल्ड आउट अ वर्ड इज कॉल्ड। तो पोएम का जो फर्स्ट लेटर, यहाँ फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर आपका कहलाता है एक्रोस्टिक, ठीक है। और लास्ट लेटर आए, मान लीजिए लास्ट लेटर के बारे में पूछ दिया, तो लास्ट लेटर को हम कहते हैं स्टैंजा, ठीक है। ये यहाँ मैं एक क्वेश्चन के साथ 2 या जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कराने की कोशिश कर रही हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप जिस तरह से भी समझना चाहें उस तरह से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ और काम करने के लिए मोटिवेट हूँ। नहीं तो फिर क्यों कोई वैसे ही फालतू में फ्री में करेगा बिना मतलब के, जब कहीं से कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नहीं भाई, हमें भी मोटिवेट होने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 147 है, डिकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पार्टीशंस पर्टेंस टू। तो डेकोरम क्या है? डेकोरम है एक्चुअली आपका एप्रोप्रिएट गेस्चर, जिसको हम हाव भाव कहते हैं ना, गेस्चर्स को, तो वो आपका डेकोरम है स्पोकन इंग्लिश पार्टेंस का। क्वेश्चन ये क्या हो गया, सॉरी। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन था फर्स्ट आंसर, एप्रोप्रिएटिंग गेस्चर्स। फिर है 148, इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन। तो इंक्वायरी का मतलब होता है खोज, और खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक रीजनिंग। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर
स्ट्रक्चरल वर्ड्स, तो एक्चुअली स्ट्रक्चरल वर्ड जो हैं उनको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, प्रपोजिशन भी कहते हैं और कंजक्शन भी कहते हैं। तो आपका यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है लास्ट क्वेश्चन, कन्वेंशन इज राइटिंग, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड, तो कन्वेंशन ऑफ राइटिंग किस चीज़ में इंक्लूड होती है, तो आपका वो हो जाएगा प्रॉपर पंक्चुएशन, मतलब जो कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें होती हैं उनको राइटिंग का कन्वेंशन कहते हैं। तो यहाँ हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।